आज हम लोग 2019 में घटे महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में प्रश्न के माध्यम से चर्चा करेंगे। यह रहा पहला प्रश्न, किस प्रदेश में गठित उच्च न्यायालय के पश्चात देश में अब उच्च न्यायालयों की संख्या 25 हो गई। तो देखिए पहले 24 थी, यानी अब यह 1 जनवरी 2019 से, कब से 1 जनवरी 2019 से इसकी संख्या अब 24 से 25 हो गई। उच्च न्यायालयों की संख्या पहले 24 थी, अब 25 हो गई। यह आंध्र प्रदेश, आपको पता है 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ और उसके बाद से ही दोनों के लिए एक ही उच्च न्यायालय था। लेकिन बाद में 1 जनवरी 2019 को इसे एक अस्थायी परिसर में, कहाँ पे, तो यह अस्थायी परिसर में एक उच्च न्यायालय गठित किया गया। बाद में इसे अमरावती में, जो कि इसकी घोषित राजधानी अमरावती है, उसमें स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और मार्च 2013 में MMT यानी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, उस समय मार्च 2013 से पहले इन 3 जगहों पे, इन 3 राज्यों में भी पहले उच्च न्यायालय नहीं थे। बाद में तीनों के अलग अलग उच्च न्यायालय गठित किए गए और 21 से संख्या 24 हो गई और अब जाकर के यह संख्या 24 से 25 हो गई है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखें। 3 जनवरी को किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट किया गया? तो यह अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट किया गया। अगला प्रश्न, 5 जनवरी 2019 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018 जो बना था, उसके तहत देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया गया? तो यह विजय माल्या को। ठीक है, अगला प्रश्न, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक, यह किस लिए बना था, क्या है यह और इसे कब सूचीबद्ध किया गया? तो ये आप जान रहे हैं कि सवर्णों के लिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण हैं, उनके लिए 10% का आरक्षण दिया गया। किसमें? नौकरियों में और उच्च शिक्षण संस्थानों में। ठीक है, तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सवर्णों सामान्य श्रेणी को सरकारी नौकरियों एवं शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए यह अधिनियम बना और इसे सूचीबद्ध कब किया गया? तो 14 जनवरी 2019 को इसे सरकारी गजट में सूचीबद्ध किया गया। कब किया गया? तो 14 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया। इससे पहले तक जो आरक्षण था वो 49.5% था, लेकिन 10% यह देने के बाद से आरक्षण यह बढ़ करके कितना हो गया? 59.5% हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, 5वां प्रश्न, सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में जो 10% का कोटा या आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 14 जनवरी 2019 को ये सरकारी गजट में क्या हुआ था? सूचीबद्ध हुआ था। उसी दिन से गुजरात राज्य में इसे लागू भी कर दिया गया। यानी पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, जहाँ पे इस कोटे को, इस 10% के आरक्षण को क्या किया गया? लागू किया गया। अगला प्रश्न देखिए, 6ठा प्रश्न क्या है? तो प्रयागराज में अर्धकुंभ मेला कब आयोजित हुआ? तो यह आयोजन कब किया गया? तो 15 जनवरी से लेकर 4 मार्च 2019 तक। इस मेले में 3 विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुए। कौन कौन से हैं? तो पहला विश्व रिकॉर्ड क्या है? 500 से अधिक बसों ने 28 फरवरी को एक साथ परेड करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये आबू धाबी के नाम था। यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो आबू धाबी। ठीक, और आबू धाबी में कितने बसों का रिकॉर्ड था? तो 390 बसों का, कुल 390 बसों का। दूसरा रिकॉर्ड क्या है? तो 10,000 छात्र छात्राओं और आम नागरिकों ने मिलकर हाथ के छाप की वॉल पेंटिंग तैयार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो दक्षिण कोरिया के सियोल के नाम था। ठीक है, और 10,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ सफाई करके तीसरा विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न से पहले हम ये जान लें कि यह जो आप ये देख रहे हैं, जो मेला 15 जनवरी से 4 मार्च 2019 तक चला, यह कुल 49 दिनों तक चला। इस मेले में 23 करोड़ लोगों ने भाग लिया और आयोजन पर जो कुल खर्च आए वो कितने? 4,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और इसका एक थीम भी आपको ध्यान रखना होगा। तो उसका थीम क्या था? तो स्वच्छ कुंभ और सुरक्षित कुंभ, यह थीम था उसका। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न, दिल्ली से वाराणसी तक चलने वाली सबसे तेज स्वदेशी ट्रेन 18 का क्या नाम है? तो यह रही ट्रेन 18, जो ट्रेन 18 के नाम से मशहूर थी। यह आ गई आपके सामने यह ट्रेन। ठीक है, कौन सी ट्रेन है ये? तो यह वंदे भारत एक्सप्रेस, दिल्ली से वाराणसी तक चलने वाली सबसे तेज स्वदेशी ट्रेन है ये।
और वंदे भारत एक्सप्रेस ये पहले T18 के नाम से मशहूर थी। क्यों T18 के नाम से? क्योंकि ये 18 महीनों में तैयार की गई और अभी अपने देश में तैयार की गई है ये ट्रेन, ठीक है, यानी स्वदेशी ट्रेन है, पूर्ण रूप से स्वदेशी ट्रेन है। कहाँ निर्माण हुआ है इसका? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण हुआ है। और यह अपनी स्पीड की वजह से ये जानी जाती है, 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, इसलिए इसे भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहा गया है। और यह तमाम तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त है ये ट्रेन, और इसमें ढेर सारी सुविधाएं भी लैस हैं, ठीक। अगला प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न देखिए, जनवरी 2019 में योगी सरकार ने किस एक्सप्रेस वे परियोजना को मंजूरी दी? तो यह देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है? एक्सप्रेस वे परियोजना को, कौन से एक्सप्रेस वे परियोजना को मंजूरी दी? तो यह है गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना, ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे यही बनेगी, ठीक है। कहाँ से कहाँ के बीच में? तो मेरठ और प्रयागराज के बीच में। मेरठ जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बनाने के लिए यह घोषणा की गई। तो गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जनवरी 2019 में, जबकि अर्ध कुंभ मेला चल रहा था, उसी समय योगी सरकार ने 36,000 करोड़ की लागत वाली इस गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की। आइए थोड़ा सा, चूंकि ये यूपी के बारे में है, और अगर आप यूपी पीसीएस या फिर आरओ या आयोग के किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपी के विशेष अध्ययन को जरूर देखना होगा, यूपी का विशेष अध्ययन जरूर करना होगा। तो आइए मैप के जरिए हम यूपी को देखते हैं। यह है यूपी का मैप, उत्तर प्रदेश का। लेकिन आप कहेंगे ये तो पुराना मैप है। हाँ, ये पुराना मैप है। पुराना मैप के सहारे ही हम नए मैप को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये उत्तराखंड गठित हुआ सबसे पहले कब? सन 2000 में। तो हम इसको ढकते हैं, ठीक है, जहाँ उत्तराखंड बन गया उसको हम ढक दिए उत्तराखंड से। ये है उत्तराखंड। यह कब गठित हुआ? तो इसको भी समझ लीजिए, यह जो उत्तराखंड है, यानी ठीक उत्तराखंड, इसका गठन कब हुआ? तो ये 9 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ। अब यह जो डेट आप देख रहे हैं 9 नवंबर, एक और चीज़ इस ईयर में ही, यानी 2019 के लिए भी 9 नवंबर का डेट इम्पॉर्टेंट है। 2019 में 9 नवंबर का क्यों? क्योंकि 9 नवंबर 2019 में ही श्री राम जन्मभूमि के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, निर्णय लिया 9 नवंबर 2019 को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक मत होकर 2.77 एकड़ की जो विवादित भूमि कही जा रही थी, उसे पूर्ण रूप से, कुल 2.77 एकड़ की जो विवादित भूमि कही जा रही थी, उसे पूर्ण रूप से किसके नाम किया? तो श्री राम लला विराजमान के नाम, श्री राम लला विराजमान के नाम किया। तो इसलिए यह जो आपका 9 नवंबर का डेट है, इसे भी आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, इस ईयर के लिए भी, 2019 के लिए भी। और उत्तराखंड भी 9 नवंबर 2000 में, सन 2000 में गठित हुआ था। तो यह तो आपको एक चीज़ क्लियर हुआ इससे। अब दूसरा चीज़ आप ये देखिए, ये जो हल्के कलर में आप नक्शा देख रहे हैं, यह अब यूपी का यह नक्शा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी जिले में से भी जिले बने हैं, इसमें भी जिले में से भी जिले बने हैं। जैसे एक हम मैप और ले लेते हैं अभी का, यह रहा मैप। इसमें आपको चारों तरफ से उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ किस किस प्रदेश से घिरा है और किस देश से घिरा है, यानी नेपाल से, तो यह दिखाया गया है इस मैप में। पहले आप देखिए मेरठ, यहाँ जो आप मेरठ देख रहे हैं, हमें गंगा एक्सप्रेसवे की बात करनी है, तो यहाँ मेरठ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये मेरठ में 2 भाग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पूरा मेरठ दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 भाग दिखाई दे रहा है। तो मेरठ से बागपत बना, ठीक, मेरठ में से ही एक जिला बागपत, इसके ऊपर मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर से शामली जिला बना। बागपत तो 1997 में ही बन गया था। बागपत कब बना था? तो बागपत आपका 1997 में ही बागपत बन गया था, ठीक। और 2011 में जा कर के ये मुजफ्फरनगर से क्या बना? शामली बना, यहाँ पे शामली जिला बना। और यहाँ पे आप देखिए, ये है गाजियाबाद, यहाँ देख रहे ना, ये गाजियाबाद, यहाँ पे हापुड़ है, गाजियाबाद में यहाँ पे ये हापुड़ है। और हापुड़ कब बना? ये भी आपका 2011 में बना। हापुड़ को कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। तो ये आपको पता चला कि जिले से भी जिले बने हैं। अब आप ये देखिए, ये हम रूट की बात कर रहे थे, अभी तक यूपी की बात आपको बता रहे थे। विशेष अध्ययन के तहत हम अलग क्लासेज आपको देते रहेंगे, लेकिन अभी जो इस प्रश्न में आपका जो पूछा गया था गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में, गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में, तो वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये मेरठ में जो मेरठ आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ आपका आता है प्रयागराज, यहाँ तक है। ये आगरा है ना, ये आगरा से लेकर के लखनऊ तक है, ठीक, आगरा से लेकर लखनऊ तक। और हमें मेरठ से लेकर के गंगा एक्सप्रेसवे बताना, तो ये मेरठ से लेकर के
ये प्रयागराज तक है। तो यह इन दोनों के बीच में एक क्रॉस होगा, ये उन्नाव के पास में, यह उन्नाव है, ठीक, उन्नाव के पास में। अब यहाँ पे आप देखिए कैसे हम आएंगे, अगर सोनभद्र से देखा जाए कैसे जाएंगे, तो सोनभद्र से मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से प्रयागराज, प्रयागराज से ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये कौशाम्बी है, लेकिन इधर अगर आप जाते हैं तो प्रयागराज से चित्रकूट है, चित्रकूट से बांदा है, ठीक, बांदा से ये इधर हमीरपुर है और ये महोबा है, तो बांदा से महोबा, ये महोबा। अब यहाँ आप देख रहे हैं पूरा हमीरपुर दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, और यहाँ पे उसी साइड में देखिए तो ये पूरा हमीरपुर नहीं है, उसी का ये पार्ट कर दिया गया, ये क्या है, महोबा है, ठीक है। तो यह क्या है, यह महोबा है, महोबा जिला। यह किसमें से बना, तो यह महोबा बना इसमें हमीरपुर से बना, ठीक है। और महोबा के बाद फिर ये आपका आता है झांसी, झांसी के ठीक ऊपर ये जालौन है उत्तर में, यह आता है झांसी, और झांसी के इधर ये ललितपुर। तो इस तरह से आप यह दोनों रूट आपने देख लिया कि ये जो रूट बनने वाला है, ये पीले कलर में जो दिख रहा है, यही है मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक का इतना लंबा रूट है ये। तो इसका नाम क्या है इस रूट का, तो इस रूट का नाम है गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक। तो आइए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, 9वां प्रश्न। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 14 फरवरी 2019 को, ठीक है, यह डेट आपको अच्छी तरह ध्यान होगा, जिस समय आतंकी हमला हुआ था, कहाँ पे, पुलवामा में। सीआरपीएफ जवानों का काफिला जो है वह जा रहा था बस से, और एक गाड़ी जो कि विस्फोटक से लदी हुई थी, उसने एक बस को निशाना बनाते हुए उस पर टक्कर दी और उसमें हमारे 42 जवान शहीद हुए। और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान से संचालित जैश ए मोहम्मद ने ली थी। तो यह कब हुआ था, 14 फरवरी 2019 को। इसमें हमारे कुल 42 जवान शहीद हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न। द्विपक्षीय व्यापार के लिए भारत द्वारा पाकिस्तान को कौन सा दर्जा दिया गया और भारत ने यह दर्जा कब और क्यों वापस लिया। तो जब यह अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, आतंकी हमला जब हुआ पुलवामा में, उसके अगले ही दिन भारत ने पाकिस्तान को जो पहले से दर्जा दे रखा था मोस्ट फेवर्ड नेशन का, कौन सा दर्जा, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, इसे भारत ने 15 फरवरी को ही अगले ही दिन वापस ले लिया। यह दर्जा क्या था कि भेदभाव रहित व्यापार करने सुनिश्चित करने के लिए यह दर्जा पाकिस्तान को भारत ने दिया था। भारत ने पहल करते हुए पाकिस्तान को यह दर्जा दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को यह दर्जा नहीं दिया था। लेकिन पुलवामा में जब आतंकी हमला हुआ तो भारत ने पाकिस्तान को दिए इस मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को वापस ले लिया। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न। पुलवामा में हुए हमले की बदले की कार्रवाई के लिए भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कब और कैसे किया। तो पुलवामा में अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, उसके 13वें दिन ही 26 फरवरी को सर्जिकल स्ट्राइक किया हमारी सेना ने। हमारी सेना ने पाकिस्तान के भीतर 80 किलोमीटर तक प्रवेश करके बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पे बम और मिसाइलों से उसे नेस्तनाबूद कर दिया और पीओके के मुजफ्फराबाद एवं चकोटी इलाकों में भी बमबारी की, ठीक है। और इसमें क्या क्या उनका नुकसान हुआ, तो 5 शीर्ष कमांडर और 25 ट्रेनर सहित कम से कम 300 आतंकी सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए। आइए मैप के जरिए देखते हैं कि किस तरह हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई की। यह है भारत। हमारी वायुसेना के 12 मिराज विमानों ने सीमा से 80 किलोमीटर भीतर पाकिस्तान में जाकर बालाकोट में, यहाँ पे बालाकोट है, बालाकोट में आतंकी ट्रेनिंग कैंपों को बमों और मिसाइलों से नेस्तनाबूद कर दिया। बमों और मिसाइलों से नेस्तनाबूद कर दिया। कौन सी जगह है, यह है बालाकोट। और उसके बाद पीओके के मुजफ्फराबाद और चिकोटी इलाकों में, ठीक है, यह है मुजफ्फराबाद, यहाँ पर भी बमबारी की। क्या की, बमबारी की। कौन सा इलाका है, मुजफ्फराबाद। और फिर 20 से 21 मिनट में आतंकी ठिकानों को तबाह कर सुरक्षित वापस भारत लौट आए। यह भारत का आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक था। क्या था ये, एयर स्ट्राइक, ठीक, आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक था, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक 2 का नाम दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 का नाम दिया गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी वायुसेना के विमान F-16 को मार गिराया। तो अभिनंदन वर्तमान कौन सा विमान चला रहे थे,
वो MiG-21 चला रहे थे। कौन सा? MiG-21। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समर स्मारक क्या है और प्रधानमंत्री ने इस स्मारक का लोकार्पण कब किया? तो नेशनल वार मेमोरियल, इसका लोकार्पण 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने किया, राष्ट्र के नाम समर्पित किया। स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1947 के बाद से जितने भी युद्ध हुए, ठीक है, उसमें हमारे देश के जवानों ने प्राणों की आहुति दी। उनकी स्मृति में ही दिल्ली में इंडिया गेट के निकट यह स्मारक स्थापित किया गया। यह स्मारक जो है देखिए कौन सा कैसा है, यह स्मारक किया है, ठीक है। 6 भुजाओं वाले खटभुज के आकार में बने इस स्मारक के केंद्र में आप देखिए यह एक स्तंभ है। यह 15 मीटर ऊंचा स्तंभ है जिसके नीचे अखंड ज्योति जलती रहेगी, ठीक है। 176 करोड़ रुपए की लागत से 40 एकड़ क्षेत्र में यह स्मारक निर्मित किया गया। अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न क्या है? 10 मार्च 2019 को किसने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने CISF ने अपना 50वां स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया। 13 मार्च 2019 को ब्रिटेन ने किस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक के सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया? तो ब्लैक होल सिक्का तो यह स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में जारी किया गया। स्पेस टाइम के बारे में ही ज़्यादा रिसर्च किया करते थे और साथ साथ में उन्होंने ब्लैक होल सिद्धांत और बिग बैंग सिद्धांत, इस पर भी उन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे। उन्हीं की स्मृति में स्टीफन हॉकिंग की स्मृति में ही 13 मार्च 2019 को यह सिक्का, ब्लैक होल सिक्का जारी किया गया। 14 मार्च 2018 में, एक साल पहले ही उनका डेथ हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, मार्च 2019 में भारतीय वायुसेना में कौन सा हेलीकॉप्टर शामिल किया गया? तो इसमें मार्च 2019 में 4 हैवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल किए गए 25 मार्च 2019 को। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ की उपस्थिति में वायुसेना में ये विमान शामिल किए गए। ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं इनका निर्माण कौन कर रही है? तो अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। 4 हैवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2019 में किस नृशंस हत्याकांड का 100 वर्ष पूरा हुआ? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह 100 वर्ष लिखा है, तो यानी 2019 से 100 वर्ष पीछे जाएं तो 1919 की बात कर रहे हैं। तो 1919 में कौन सी नृशंस हत्याकांड हुई थी? तो जालियांवाला बाग कांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय गोलियां बरसाई गई थी, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। यह इतिहास का एक काला अध्याय रहा है। इतिहास की सबसे दुखद घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड रही है। भारतीयों ने रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट ही जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। तभी अंग्रेजों ने भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। यह नरसंहार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक काला अध्याय है। इसी का 100 वर्ष पूरा हुआ। 13 अप्रैल 2019 में 100 वर्ष पूरा हुआ। और यह हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न देखिए, 10 मई 2019 को किसके द्वारा प्रथम अपाचे हेलीकॉप्टर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना को सौंपा गया? प्रथम अपाचे हेलीकॉप्टर यानी पहला अपाचे हेलीकॉप्टर सौंपा गया तो अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा। देखिए, अमेरिका की बोइंग कंपनी ने ही चिनूक हेलीकॉप्टर भी बनाए। 4 चिनूक हेलीकॉप्टर सौंपे और अमेरिका की बोइंग कंपनी ने ही ये पहला अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो वायुसेना को सौंपा। अमेरिका की बोइंग कंपनी ने पहला अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को सौंपा। इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए किया था, ठीक है। जबकि सितंबर 2019 तक जो है कुल 8 अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिए गए, ठीक है, 8 अपाचे हेलीकॉप्टर। अगला प्रश्न देखिए, 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री पद पर अपने दूसरे कार्यकाल हेतु नरेंद्र मोदी जी ने कब शपथ ग्रहण किया? तो 30 मई 2019 को। अगला प्रश्न, 17वीं लोकसभा में भाजपा ने कुल कितनी सीटों से जीत दर्ज की? तो कुल 303 सीटों से भाजपा ने जीत दर्ज की थी और सहयोगी दलों के साथ एनडीए गठबंधन की सीटें कितनी थी? तो 355 थी। अगला प्रश्न, 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की सांसद कौन है? तो सबसे कम उम्र की सांसद चंद्राणी मुर्मू है। ओडिशा की क्योंझर सीट से 25 वर्षीय बीजद सांसद, बीजद यानी बीजू जनता दल पार्टी से सांसद हैं चंद्राणी मुर्मू, वह 25 वर्ष की हैं, सबसे कम उम्र की।
अगला प्रश्न क्या है, 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया? तो मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। किसे चुना गया? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। अगला प्रश्न, 31 मई 2019 को देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो निर्मला सीतारमण। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल 14 जुलाई को किन दो टीमों के बीच में संपन्न हुआ? तो 14 जुलाई को यह फाइनल हुआ, 14 जुलाई 2019 को। कहाँ पे हुआ? लॉर्ड्स के मैदान में हुआ। किसके बीच हुआ? तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया और पहली बार इंग्लैंड ने इस विश्व कप को जीता। ठीक है, पहली बार वो विश्व कप विजेता बना। अगला प्रश्न, 9 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ का शुभारंभ के तहत कितने पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना? तो इसमें कुल 22 करोड़ पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना। अगला प्रश्न, 12 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने डिस्कवरी टीवी चैनल की किस श्रृंखला में हिस्सा लिया? तो मैन वर्सेज वाइल्ड में हिस्सा लिया। ठीक है, अगला प्रश्न, 24 अगस्त 2019 को मशहूर अमेरिका पत्रिका टाइम ने वर्ष 2019 के विश्व के 100 महानतम स्थानों की सूची में किस भारतीय प्रतिमा को शामिल किया? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को। ठीक है, अगला प्रश्न, 24 अगस्त 2019 को किस देश ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया? तो यूएई ने। किसने? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न, सितंबर 2019 में किन दो देशों के बीच पहली तेल पाइपलाइन शुरू हुई? तो भारत और नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने कब भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया? ओडीएफ, खुले में शौच से मुक्त। तो कब घोषित किया? 2 अक्टूबर 2019 को। अगला प्रश्न, गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो प्रधानमंत्री ने एक तो डाक टिकट जारी किया और 150 रुपये का सिक्का, स्मारक सिक्का जारी किया। 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। अब देखिए, इस पे ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 क्या है? तो यह अधिनियम, जैसे ही ये अधिनियम बना तो समझ लीजिए कि जो पहले से जो चल रहा था अनुच्छेद 370 जो विशेष राज्य का दर्जा देता था जम्मू कश्मीर को, वह समाप्त हो गया इसके अधिनियम बनते ही। ठीक, पहले विधेयक लाया गया और 5 और 6 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो गया। उसके बाद 9 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह विधेयक जो है अधिनियम का रूप ले लिया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का रूप ले लिया। ठीक है, तो यही है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। इसके जरिए क्या होगा कि यह राज्य जो होगा, यह राज्य 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित हो जाएगा। तो 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में लाया गया इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को, और अनुच्छेद 370 भी समाप्त हो गया इस अधिनियम के तहत। तो अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में है? तो अभी हमने बताया अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ उसी अधिनियम के जरिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के जरिए। और उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से आए? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यह 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। कब आए? 31 अक्टूबर 2019 को। अब इसमें आप देखिए, पहले जो मैप है इसमें जम्मू कश्मीर इस तरह से, ये पीओके का पार्ट है, और यह जो पीले कलर का आप देख रहे हैं, यह पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, और ये अक्साई चीन का पार्ट है। पिंक कलर में जो आप देख रहे हैं अक्साई चीन का पार्ट है। उसके बाद जब यह अधिनियम आ गया और फिर उसके बाद इस अधिनियम के जरिए 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख गठित हुए। तो अब यह मैप हो गया इस तरह से, और यहाँ पे यह लद्दाख है और यह जम्मू कश्मीर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले शेष बचे? पहले जो है जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले थे, लेकिन बाद में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने तो अब 20 जिले जम्मू कश्मीर में शेष। आइए आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या है। 35वां प्रश्न, करतारपुर कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? तो करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब से पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नामक स्थान तक यह करतारपुर कॉरिडोर है। ठीक है, और 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, कब हुआ था? तो 1947 में जब इंडिया और पाक का विभाजन हुआ था, तब से लेके अभी तक, यानी कि 2019 की बात चल रही है, तो 2019 तक कोई भी कॉरिडोर नहीं बनाया गया था श्रद्धालुओं के लिए, जिससे वह जा कर के
यहाँ पे दर्शन कर सकें गुरुद्वारा दरबार साहिब का, जो कि अब पाकिस्तान में है गुरुद्वारा दरबार साहिब। तो आइए उत्तर देख लेते हैं। दो देशों ने 72 साल बाद सिखों की अरदास सुनी और करतारपुर कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया। कब? 2019 में इसका उद्घाटन किया गया। इस कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 9 नवंबर 2019 को किया। कब किया? तो 9 नवंबर 2019 में इसका उद्घाटन किया और इस उपलक्ष्य में 550 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया। ठीक है, यह देखिए, यह कॉरिडोर गुरुद्वारा दरबार साहिब से पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में, ये गुरुद्वारा दरबार साहिब का ही दर्शन करने के लिए ये कॉरिडोर बनाया गया, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है, पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में डेरा बाबा नामक स्थान तक यह कॉरिडोर बनाया गया। अभी हम आपको मैप के जरिए बताते हैं। यह स्थान पाकिस्तान में भारत की सीमा से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह देखिए, यह है गुरुद्वारा दरबार साहिब, गुरुद्वारा दरबार साहिब। इसी स्थान पर गुरु नानक देव जी ने 1522 से लेके 1539 तक अपने जीवन के 17 से 18 साल, ठीक, कुल 17 से 18 साल यहीं पे व्यतीत किए और यहीं पर गुरु नानक देव जी ने समाधि ली। और भारत में देखिए, भारत में यहाँ पंजाब में डेरा बाबा नानक है और यहाँ से श्रद्धालु हमेशा गुरु नानक देव जी की जयंती पर गुरुद्वारा दरबार साहिब को दूरबीन से देखा करते हैं, दूरबीन से। लेकिन उसके बाद से यह जो कॉरिडोर बना, जो कि गुरुद्वारा दरबार साहिब और डेरा बाबा नानक को आपस में जोड़ता है। ठीक है, यह कॉरिडोर, यही कॉरिडोर है करतारपुर कॉरिडोर। और इसके बाद से क्या हुआ कि अब श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। 9 नवंबर को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और 12 नवंबर को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर, कितने? तो गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर, ठीक, प्रकाश पर्व पर 12 नवंबर से श्रद्धालुओं के लिए यह कॉरिडोर खोल दिया गया। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने प्रश्न देखे वह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण, जितने भी 2019 के बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं थी उन सब पे हमने चर्चा की। इसमें भी अभी बहुत सी ऐसी घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं छूट गई हैं जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जैसे चंद्रयान 2, पहला राफेल विमान का भारत को मिलना, श्री राम जन्मभूमि के बारे में, तेजस एक्सप्रेस और वंदे भारत, दूसरी वंदे भारत के बारे में। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में